आज हम आपको यादों की एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जो हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है, जहां हिंदी साहित्य की कई अमर रचनाओं का जन्म हुआ, जहां एक छत के नीचे हिंदी के दो साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं को आकार दिया। हिंदी के विख्यात लेखक, कवि, उपन्यासकार, नाटककार और पत्रकार अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा जैसी अमर रचनाओं के रचयिता और हिंदी की लोकप्रिय पत्रिका धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन संगिनी पुष्पा भारती जी से मिलकर धर्मवीर भारती जी के जीवन के कई अनकहे पहलू जानने को मिले। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के रचनाकार से मिले सीरीज में आज हमारी मुलाकात तो एक रचनाकार से हो रही है, लेकिन उनके माध्यम से हम हिंदी साहित्य के दो प्रख्यात रचनाकारों से मिलने जा रहे हैं। नमस्कार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की रचनाकार से मिलिए सीरीज में आप सभी का स्वागत। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पुष्पा भारती जी से। जी हाँ, बिल्कुल, आज का शो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम एक साथ दो साहित्यकारों को जानेंगे आज। पुष्पा जी, रचनाकार से मिलिए सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का शो वाकई बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपके माध्यम से हम आपको भी और धर्मवीर भारती जी को भी जानने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, आप एक साथ दो को निपटा देंगे, आपको जल्दी फुर्सत मिलेगी। हम जैसे पत्रकारों के लिए धर्मयुग एक यूनिवर्सिटी है कि जहाँ इतने बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े। और धर्मवीर जी, जैसे मेरी हाल ही में सूर्यबाला जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुंबई आई एक नई लेखिका को अगर किश्तों में उपन्यास अगर धर्मयुग में मिल जाता है तो उसे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो बड़ी लेखिका बन गई। धर्मयुग ये था। तो हम उस समय की यादों को जानना चाहते हैं कि धर्म के दौर में क्या लेखन क्या था और धर्मवीर भारती जी किस तरह मैं से धर्मयुग न जिसे तुम इतने प्यार से इतना अच्छा बखान कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, महसूस करते हो, मैं धर्मयुग को अपनी सौतन कहती थी। मैं कहती थी भारती जी को न तो राजनीति में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट था, इतनी बड़ी पत्रिका के हर घर में पहुंचती थी, लोग पढ़ते थे, कुछ नहीं मतलब था उनको। केवल धर्मयुग से ये नाता था कि ये मेरे पाठकों तक ऐसी चीज़ जानी चाहिए जो बिल्कुल सच हो, सच्चाई हो और जो उनको कहीं से मार्ग भी दिखा सके, दे सके। रात और दिन सिर्फ धर्मयुग धर्मयुग धर्मयुग, सच्ची इसीलिए सौतन कहती थी, उसी से चिपके रहते थे। और क्या होता था, ये धर्मयुग में क्या छपना है, अगले अंक में क्या छपना है, इसकी पहले से स्क्रिप्ट तैयार हो जाती थी। और एक उन्होंने छोटी छोटी ऐसी डायरी में बना रखी थी, डमी जैसी, और उसमें लिखते रहते थे, मिटाते रहते थे, लिखते रहते थे, मिटाते रहते थे। खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, यही होता रहता था। और उसमें पूरा लिखा था कौन सा दिन होगा, कौन सा त्यौहार पड़ेगा उस दिन, कौन सी राजनीतिक घटना घटेंगी, ये सारी की लिस्ट बन जाया करती थी पहले से। तब वो धर्मयुग की डमी बना लिया करते थे, आगामी अंकों की रूपरेखा। हाँ, तो वो लिखते थे, बिटाते थे, लिखते थे, बिटाते थे, और फिर वो डमी फेंक दी जाती थी। जब अगले दिन अगली तैयारी होती थी तो मेरा बच्चा क्या कहता था, डैडी वो जो आपकी डर्टी कॉपी है ना जिसे आप फेंक देते हैं, वो मुझे दे दिया करिए, वो मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेता हूँ मैं, मेरे सवाल। तो वो बच्चों के लिए डर्टी कॉपी धर्मयुग की डमी, बच्चों की डर्टी कॉपी। तो भारती जी सिर्फ यही करते रहते थे, लिखा मिटाया, लिखा मिटाया, लिखा मिटाया। कहीं सारा ध्यान ही उनका केवल उसकी प्लानिंग में लगता था धर्मयुग की, और कुछ खाने पीने की रुचि नहीं, घूमने फिरने जाने की रुचि नहीं, कोई पार्टी वार्टी जाना, ये वो कुछ रुचि नहीं, सिर्फ धर्मयुग धर्मयुग धर्मयुग। ऐसा प्रेम और ऐसा मेहनत नहीं देखा कभी। ये धर्मयुग ही नहीं बन गए थे। बिल्कुल। और एक बार का किस्सा पता है, अरे तुमको बड़ा मज़ेदार किस्सा बताते हैं। धर्मयुग सब जगह पढ़ा जाता था, बहुत रुचि के साथ।
पढ़ा जाता था। एक बार उनके पास एक चिट्ठी आई कि हम लोग केवल आपसे मिलना चाहते हैं और कृपा करिए, और केवल आपका 2 दिन चाहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं चाहेंगे। चंबल के डाकुओं का खत आया था। ओह माय गॉड। आप 2 दिन के लिए हमारे पास आ जाइए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कर लीजिए। अब भैया मैं तो बहुत डर गई, तो फिर खत का जवाब नहीं दिया हमने। तो फिर वहाँ से आता है मैसेज कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम आपको अतिथि बना के बुलाना चाहते हैं और तो कुछ नहीं चाहते हैं, हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम आपके दफ्तर में आके हंगामा करके आपको उठा ले जाएंगे, और नहीं आप मानेंगे तो आपका कोई बच्चा हम उठा ले जाएंगे। मैंने कहा भारती जी प्लीज जाओ, प्लीज जाओ, आप चंबल के डाकुओं के बीच में जाओ, क्या करेंगे, तुम्हें मार थोड़ी डालेंगे यार, जाओ। जबरदस्ती उनको भेजा। तो गए चंबल, गए, उन लोगों ने उनको बुलाया, स्वीकार आदर से बुला करके ले गए अपने यहाँ, और अपने जा कर के सबसे पहले तो भारती जी को लेटा के एक जन ने अच्छा खूब तगड़ी मालिश करी, उनके बदन की मालिश करी, बढ़िया खाना खिलाया, पंखे झले, सब जैसे भी सेवा कर सकते वो बैठ के कर रहे थे सेवा। उसके बाद रात होती है तो कहते आपको शौक है कैसी बुलाए। ओह माय गॉड। तो भारती जी कहते भैया हमको माफ कर दो, हमको ऐसा कोई शौक नहीं है। ऐसा होता था धर्मयुग के कारण यार। यानी चंबल के डाकू भी पढ़ा करते थे। वो भी पढ़ते थे। एक बार एक मिल मालिक की फोन भारती जी के पास फोन आया, सर आप मंगल के दिन रिलीज करते हैं धर्मयुग को, बाजार में आता है, आप कृपा करके डेट बदल दीजिए अपने। तो उनके भैया क्या आपको क्या तकलीफ है? बोले कि जब जिस दिन धर्मयुग आता है हमारे मिल के जो मजदूर हैं वो लोग काम धाम छोड़ करके एक जन धर्मयुग पढ़ रहा होता है और 10 जन बैठे हुए उसको सुन रहे होते हैं। और वो क्या चीज़ होती है, मैं एक सीरीज़ लिखती थी रोमांचक सत्य कथाएं, उसको उन लोग को पढ़ने के लिए कहा कि मिल मालिक परेशान है, आप धर्मयुग का रिलीज उस दिन न किया। बोले पुष्पा जी ये रोमांचक सत्य कथाएं लिखना बंद करिए। तो ये चीज़ें होती थी धर्मयुग के साथ में, क्या क्या नहीं होता था। अजीब पत्रिका थी भाई वो। बिल्कुल। जो साहित्यकार थे, रचनाकार थे, उन लोगों का मानना है कि धर्मयुग ने उन्हें बनाया। हाँ, इसलिए कि भारती जी की मेहनत ऐसी ज़बरदस्त होती थी कि जो रचना उन्हें पसंद आती थी, अगर मान लो उसमें कहीं कोई कमी है, गलती है, उसको स्वयं पूरा कर देते थे। तो कोई तो कहते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता था कि ये लेख हमने लिखा है, तो भारती जी सुधार देते उसको। हाँ, उसकी एडिटिंग ऐसे हो जाए कि बिल्कुल नया बन जाए। कौन संपादक करेगा? बिल्कुल। ये बहुत मेहनती थे। हाँ, भारती जी बहुत विचित्र इंसान थे। पुष्पा जी, आपने अमिताभ बच्चन जी पर किताब लिखी है, तो इस किताब के कुछ अनुभव बताइए, कैसे रहे? कुछ बीच बीच में जो अमिताभ जिस तरीके से अपने माता पिता के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में बात करते हैं जी। वो जिसको बिग बी करके लोग बुलाते हैं अब, वो आदमी इस तरीके से बात कर सकता है, ये देखकर मन में बड़ी उसके प्रति आदर जागता है। जैसे देखिए उन्होंने लिखा कि मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरा जन्म माँ और बाबूजी जैसे माता पिता के घर हुआ। अच्छे संस्कार देने का श्रेय सिर्फ उन्हें ही जाता है। दोनों खुद अलग अलग माहौल और संस्कारों के बीच पले बढ़े हैं। माँ एक बहुत ही अमीर सिख परिवार की बेटी थी और बाबूजी एक लोअर मिडिल क्लास के गरीब कायस्थ घर में जन्मे थे। माँ एक आधुनिक शहर लाहौर में बड़ी हुई और बाबूजी एक ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक नगर इलाहाबाद में रहे। दोनों ही के परिवार के मूल्य बड़े ऊंचे, बड़े पवित्र, बड़े विशिष्ट थे, लेकिन ये दोनों ध्रुवों पर, एक एकदम पश्चिमी, दूसरा ठेठ पूरबिया,
एक की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी के माध्यम से, दूसरे की हिंदी और फारसी से। दोनों के बीच एक चीज़ ज़रूर एक जैसी थी, धार्मिक आस्था। सो इन दोनों के मिश्रण से जो बना, उससे बचपन में ही एक कान में रामचरितमानस गूंजी तो दूसरे कान में गुरबानी। हम दोनों भाई इन्हीं दोनों विचारधाराओं के खूबसूरत मेल में बड़े बढ़े। केवल विचारधारा ही नहीं, माँ और बाबूजी हमारे लिए एक दूसरे के पूरक थे। मसलन देखिए, एक बात याद आ रही है, तब हम 17 क्लाइव रोड इलाहाबाद में रहते थे। उस घर के पास रानी बेतिया की एक बड़ी सी कोठी थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं, भीतर कोई आ जा नहीं सकता था। बड़ी मिस्टीरियस सी लगती थी वो कोठी। मैं भीतर जाने को बहुत उत्सुक होता। एक दिन वहाँ का चौकीदार बोला, 4 आने दो तो अंदर जाने देंगे। माँ की ड्रेसिंग टेबल पर एक डिब्बा रखा रहता था, उसमें से कुछ चूड़ियाँ क्लिप वगैरह रखा करती थी। कभी कभी उस डिब्बे से मैंने रेज़गारी डालते देखा था। सो एक दिन मैंने चुपचाप उस डिब्बे में से 4 आने चुरा लिए और उस दरबान को दे दिए। उस दुष्ट ने पैसे भी हजम कर लिए और अंदर जाने भी नहीं दिया। उसका फ्रस्ट्रेशन जो हुआ सो हुआ। घर पर मेरी चोरी पकड़ी गई और माँ से मार पड़ी। माँ तो मार वार कर अपने काम में लग गई, पर बाबूजी को शायद ये लगा होगा कि बच्चे को इस तरह मारना नहीं चाहिए। उन्होंने माँ से तो कुछ नहीं कहा, मुझे अलग ले गए और खूब समझाया कि चोरी नहीं करनी चाहिए बेटा, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे कहकर मांग लो। हमारे लिए देना संभव होगा ज़रूर देंगे, पर यदि संभव नहीं होगा तो समझ लेना हमारे वश के बाहर है, तुम्हें भी सब्र कर लेना। इस तरह की और भी तमाम बातें वो तरीके से समझाते थे कि बाल मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाती थी, मन दुखी भी नहीं होता। माँ और बाबूजी दोनों हमारे लालन पालन में विचित्र बैलेंस लेकर काम करते थे। मेरे पिताजी तो बताया कि अध्यापक थे, तो कवि सम्मेलन करवाते थे अपने कॉलेज में, और कवि सम्मेलनों में हमेशा होता था कि बच्चन जी लास्ट में सुनाए जाते थे। बच्चन जी इतने पॉपुलर थे कि नहीं तो कवि सम्मेलन खत्म होने लगे, लास्ट में लोग इंतजार करते रहते थे बच्चन जी का। तो बच्चन जी की मधुशाला लास्ट में सुनना होता था। तो मैंने अपने पिताजी से कह रखा था कि जब रात को बच्चन जी का टाइम आएगा तो उस समय मुझको उठा लिया करिएगा, उस समय मैं बच्चन जी का सुनकर ही सोऊंगी। ऐसे सब होता था। बात को तुम्हें क्या बताऊं बेटा कि बच्चन जी का जो प्यार मुझको मिला है, बच्चन जी ने जो जिस तरीके से मुझसे बच्चन जी का चित्र भी होगा यहाँ कहीं, तो अमिताभ के उनके सारे परिवार से हमारी जिस तरीके से पहचान और प्यार बढ़ा है। देखो, एक में मैं तुमको ये लिखा के भी निकाला भी था कागज़ कि तुमको बताऊंगी। ये भारती जी की शताब्दी मनाई गई थी जी, उसमें इसने ये बोला था। वहाँ आ नहीं सका था क्योंकि करोड़पति उस समय होता चल रहा था। इस सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सभी को मैं सादर नमन करता हूँ। आज आप सबके बीच आना बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि जानता हूँ आप डॉक्टर धर्मवीर भारती के जन्मदिन पर इकट्ठे मिलकर उन्हें याद करने और अपनी श्रद्धा अर्पित करने आए हैं। जाहिर है आप सब पढ़ने लिखने वाली बिरादरी से संबंध रखते हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैं भी इसी बिरादरी का एक छोटा सा सदस्य हूँ। बाबूजी की साहित्यिक बिरादरी के कुछ बड़े नज़दीकी सदस्यों में से एक थे भारती जी। बाबूजी ने सदा उन्हें छोटे भाई की तरह माना। जब भी वो हमारे घर आते या हम उनके घर जाते, भारती जी हमेशा बाबूजी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेते और दोनों घंटों बतियाते रहते। भारती जी और माँ जी के बीच देवर भाभी का रिश्ता, उन बातों के दौरान मधुर खिलखिलाहटों की मिश्री घोलता रहता था। आज यहाँ आकर उन दिनों के तमाम खूबसूरत यादें मन में कौंध रही हैं। उन यादों को प्रणाम करते हुए मैं भारती जी की पावन स्मृति का अभिनंदन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वाह, कितना अच्छा। उन पुराने दिनों की याद में से एक शाम या कहूँ एक रात की बात अभी अभी अचानक याद आ गई है। मैं मुंबई आया ही था, मन पूरी तरह लग नहीं पा रहा था। घर का माहौल बहुत याद आया करता था। यद्यपि बीच बीच में कभी माँ कभी बाबूजी मेरे साथ कई दिन तक रहकर जाते थे, पर मन था कि उखड़ा सा ही रहता था। उन दिनों भारती जी धर्मियों के संपादक के रूप में काम करते थे और वार्डन रोड या शायद बोमंजी पेटेट रोड के एक बड़े से टेरेस फ्लैट में रहते थे। टेरेस खासी लंबी चौड़ी थी
और उसकी सबसे खास बात ये थी कि उसके छज्जे के पास खड़े होकर सामने दूर दूर तक फैला हुआ ब्रिज कैंडी का समंदर देखना बहुत अच्छा लगता था। उसी टेरेस पर उस दिन भारती जी के कई मित्र इकट्ठा थे, कुछ पत्रकार, कुछ कवि, कुछ लेखक, कुछ अध्यापक, कुछ कलाकार वगैरह। करीब 100-125 लोग रहे हैं। शायद पूर्णिमा की रात थी। पूरा माहौल चांदनी में डूबा हुआ था। खूब बड़ी सी दरी बिछी थी, ऐसा हमारे घर का एटमॉस्फेयर होता था। उसी पर सब बैठ गए और सामने एक छोटे से तख्त पर गांव तकियों के सहारे बाबूजी बैठे। तख्त की पाटी से टिके ज़मीन पर भारती जी थे। पास में थी बाबूजी की लिखी 8-10 किताबें। किताबों में से कागज़ों की चिटों के कई झंडे झलक रहे थे, यानी कि भारती जी की तैयारी पूरी तरह चाक चौबंद थी। थोड़ी सी अनौपचारिक बातचीत के बाद कविताओं का दौर शुरू हुआ। पहले बाबूजी ने स्वयं अपने मन से कुछ कविताएं सुनाई। उसके बाद तो भारती जी एक एक किताब खोलते, कागज़ की चिट हटाते, पन्ना खोलकर बाबूजी को दे देते। बाबूजी कभी मुस्कुराते, कभी गंभीर हो जाते, कभी यूं ही पढ़कर, कभी गाकर कविताएं सुनाते रहे। अजब माहौल बन गया था। न तो फरमाइशें पेश करने वाला थक रहा था, न सुनाने वाला थकता नजर आ रहा था। सुनने वालों का तो खैर थकने का सवाल ही नहीं था। वो तो कविता और चांदनी में जादू में नहा रहे थे। घंटों चला था वो कविताओं का दौर। मुझे आज भी याद है कि उस दिन बाबूजी ने जो आखिरी कविता सुनाई थी, उसकी अंतिम पंक्तियाँ थीं, रे दे रही कितना दिलासा, आ झरोके से ज़रा सा, चांदनी पिछले पहर की, पास में जो सो गई है, रात आधी हो गई है। आज आपको सच बताऊं, उस दिन के बाद से मुझे बम्बई अच्छी लगने लगी थी। बहुत बाद में चला कि कविताओं की वो शाम बाबूजी और भारती जी ने मुझे बिना बताए अरेंज इसलिए की थी कि मेरा उखड़ा मन किसी तरह थिरा जाए। वाह, ये क्या याद है और क्या शाम। सोचिए, आपने गांधी जी की बात की, राजेंद्र प्रसाद जी की बात की, अटल जी के लड्डू वाला किस्सा हमने सुना है अटल जी के कि वो लड्डू के लिए किचन चले गए थे। वो क्या हुआ था? देखो, जहाँ तक हमको भी याद है, लेकिन पूरी तरह नहीं याद है। एक मिनिस्टर थे, उनका नाम नहीं याद है। उनके घर में ये ठहरा करते थे। जब अटल जी आते थे तो उनके फादर भी मिनिस्टर थे, मिनिस्टर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैंने बताया भूल जाती हूँ जी। वहाँ जाके ठहरते थे, तो वहाँ लड्डू जो हैं अच्छे बनते थे, तो उनको भी अच्छे लगते थे। सब लोग ये जान गए थे कि इनको लड्डू पसंद है। तो भैया वो एक दिन आए हमारे घर में, घंटी बजी, देखा कौन है, बोले अटल जी। बोले कि मुझको आज लड्डू खाने की चाहत हो रही है, इसलिए आया हूँ। तो हम लोगों ने कहा लड्डू उस समय घर में नहीं थे। बोले नहीं थे, कोई बात नहीं है, मैं लेता हुआ आया हूँ, आप लोगों के साथ बैठ के खाओगे। उन्होंने कटोरदान खोला अपने पास से, उसमें लड्डू दिखाए और कहा आप भी खाइए, हम भी खाएंगे, लड्डू खाएंगे। फिर भैया लड्डुओं का हम लोगों को ऐसा चस्का पड़ गया था कि लड्डू ज़रूर बनते थे। अटल जी को सचमुच में लड्डू बड़े पसंद थे। अच्छा, अटल जी के साथ एक और बात हुई थी। अटल जी दोनों, ये पता चला कि 25 दिसंबर की पैदाइश है। हाँ, भारती जी भी और अटल जी। हाँ, जी। तो फिर ये हुआ कि आप लोगों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो पता चला कि भारती जी जो है वो सुबह सुबह जल्दी पैदा हो गए थे और कुछ घंटे बाद सुबह के अटल जी पैदा हुए थे। तो ये हुआ, तो अटल जी को जब ये सुना तो अटल जी ने धड़ाक से ज़मीन पे बैठे और मेरे पैर छू लिए। आप तो भाभी हो गई, मैं तो देवर हो गया। और उस दिन के बाद से आज तक देवर जी रहे हमारे अटल जी। जी। और अटल जी के कितने मेरे पास उस तरह के पत्र रखते हैं। उनकी बर्थडे पर मैंने उनको विश किया, बर्थडे मुबारक भेजी, तो कहने लगे कि भाभी जी, एक अकेली आप ही तो बची हैं, मुझको ये आशीर्वाद दीजिए कि भगवान से ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे आपके लायक बना सके। क्या बात! अरे क्या लोग थे ये लोग, कितने महान लोग। वो गाड़ी पर खड़े थे और आपके बच्चे कह रहे हैं कि चलो गाड़ी में बैठे। हाँ, वो क्या किस्सा था? अरे वो ये था कि कैमरा वाला कुछ किस्सा, कैमरा अंदर नहीं लाने दिए थे। हाँ हाँ, क्या किस्सा था? तो उनको उसकी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी, तो कहता भाई इसके साथ तो हम फोटो खिंचाएंगे। तो बोलता है फोटो खिंचाएंगे हमारे साथ, क्या फोटो खिंचाएंगे?
ऐसा तो आपका घर है कि वहाँ पर गेट पे हम लोग का कैमरा धरा लिया गया। अरे भाई भाई जल्दी जल्दी इनका कैमरा वापस करो, भेजा गया। उसी तरह जब हम आ रहे हैं तो अटल जी हम लोगों को अपने दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए। मैं गाड़ी में बैठ रही, मेरी बेटी कहती है मम्मी जल्दी बैठो ना, अटल जी हाथ जोड़े खड़े हैं। तो मैंने उसको कहा मूर्ख, हमें हाथ नहीं छोड़ रहे, भारती जी को जोड़ रहे। तो इस तरह के इतने बड़े लोग इस तरह के होते थे पहले। पुष्पा जी, आपकी या धर्मवीर भारती जी की या साहित्य की बात करने से पहले थोड़ा आपके बचपन की तरफ जाते हैं। तो माता पिता की कैसी परवरिश थी और किस तरह साहित्य आपके साथ जुड़ रहा था, वो यादें बताइए, कैसा था बचपन? कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ कवि सम्मेलन किया करते थे वो, तो उस कवि सम्मेलन में हमेशा बहुत अच्छे कंडक्ट करते थे। प्रिंसिपल उनसे बहुत खुश थे क्योंकि उनके कॉलेज में होने वाले कवि सम्मेलन में बाहर के लोग भी आकर के बैठते थे, देखते थे। तो मैं पिताजी से कहती थी कि बच्चन जी तो लास्ट में सुनाते हैं, लास्ट में सुनवाया जाता है उनका, तो मैं यहाँ पर स्टेज में पीछे सो जाऊँगी और जब भी बच्चन जी का टर्न आएगा तो मुझको सोते से उठा दीजिएगा। तब से मैं बच्चन जी की दीवानी, बचपन से इतने धुर बचपन से बच्चन जी की दीवानी थी, जो आज तक बनी हुई हैं। और कितना प्रेम बच्चन जी से मिला है मुझको, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात थी। तो एक तो हमारे बचपन की सबसे अच्छी मुझको ये वाली बात याद है कि पिता हमारे हमको अंग्रेजी से भी बताते चलते थे, सुनाते चलते थे। तो बचपन का माहौल देखकर पता चल रहा है कि बिल्कुल माहौल वही रहा पढ़ने लिखने का। लेकिन आपके लेखन की बात करें तो आपकी पहली किताब कौन सी थी? हाँ, ये अच्छा बात आपने पूछी। सबसे पहली किताब का मेरे का नाम था शुभागता। अब शुभागता ये था कि रिल्के, हमारे पिताजी ने रिल्के की कविताएं हमको बहुत पढ़ करके सुना दी थी, बचपन से ही रिल्के से परिचित हो गए थे जी। तो रिल्के के जो प्रेमिका थी उसका नाम था बेनवेनुटा, और बेनवेनुटा के अर्थ होते हैं उनकी भाषा में जिसका आगमन हमारे जीवन में सुख देता हो, प्रेम देता हो। हमें प्रेम और सुख देने वाले व्यक्ति का नाम बेनवेनुटा। तो रिल्के और बेनवेनुटा की कहानी हमने पढ़ी और पढ़ करके फिर उसके जीवन के बारे में मैंने आर्टिकल लिखा। उस किताब का नाम था शुभागता, और साथ में दूसरी और प्रेम कहानियाँ भी थीं। पर शुभागता नाम से क्या हुआ कि किताब जिन्होंने पढ़ी उन लोगों को पसंद तो बहुत आती रही, लेकिन बिक नहीं रही थी। तो लोगों को समझ में नहीं आया। जो वहाँ के ज्ञानपीठ से छपी थी वो किताब, और वो सबसे बड़े पब्लिशर्स हैं हमारे यहाँ के, तो उन्होंने कहा ये किताब बिक क्यों नहीं रही है। तब प्रभाकर श्रोत्री ज्ञानपीठ में गए थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप इस किताब का नाम बदल दीजिए। शुभागता नाम से कोई क्या समझेगा, क्या है इसका मीनिंग, क्या है। तो किताब खरीदने जाएगा जो व्यक्ति, वो देखेगा क्या है तो पाएगा शुभागता क्या हुआ, किताब नहीं उठाएगा। इसका नाम बदल दीजिए उनका। मैंने कहा अच्छा, नाम बदल दीजिए, नाम कैसे बदला जाए। तो मैं गुलजार साहब के पास गई और गुलजार साहब से कहा कि भाई आज आपसे कुछ मुझको पुरोहिताई करवानी है। तो कहने लगे अरे भाभी अभी ये ज़रा गज़ल लिख करके और ये सब कहानियाँ लिख करके ज़रा उनसे आ जाता है पैसा, आज पुरोहिताई करके पैसा काहे को कमाना चाहती हूँ, क्या हुआ। तो मैंने आपसे कहा ना कुछ पुरोहिताई करवानी। अच्छा बताइए क्या बात है, मुझे विस्तार में बताइए क्या चाहती है। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी किताब है और उसको लोग खरीद नहीं रहे हैं। और किताब में क्या है, किताब में मैंने कहा किताब में प्रेम कहानियाँ हैं और संसार के जो सबसे बड़े लेखक हैं उन लेखकों के जीवन की निजी प्रेम कहानियाँ मैंने पढ़ करके सब लिखी हैं। तो मैंने उसका नाम शुभागता रखा रिल्के के कारण। तो उसका नाम आप बदल दीजिए। तो कहने लगे अब बात तो आप अच्छी कर रही हैं पर भाभी ये तुरंत आपको बता देने वाली बात नहीं हुई, ज़रा मैं देख लूँ, आपकी किताब देख लूँ क्या करूँ, तब सही ढंग से बताऊँगा। और तब उन्होंने जो मुझे नाम बताया उसका नाम था प्रेम पियाला जिन पिया। पुष्पा जी, लता मंगेशकर जी से आपकी मुलाकात लोगों को बहुत पसंद आई, तो उस मुलाकात से जुड़ी कुछ चीज़ें शेयर कीजिए जो हमारे दर्शक भी सुने।
हाँ, लता जी से मुलाकात तो सचमुच बहुत मज़ेदार रही। वो ऐसा हुआ कुछ कि एक दिन पद्मा सचदेव डोगरी साहित्य की बहुत बड़ी लेखिका कवित्री रही हैं। उनकी और मेरी दीदी की एक साथ मुलाकात हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एक दिन घर की घंटी बजी और उसमें पता चला कि लता जी आना चाहती हैं। तो अरे आइए आइए आइए, वो अचानक फिर आ गई और कहने लगी कि आज आप लोगों को कुछ जादू दिखाना है। तो लगी, जादू आप दिखाएंगी? अच्छा चलिए देखें क्या जादू है। तो उन्होंने पर्स खोला और उसमें से एक कैमरा निकला। तो पद्मा कहने लगी, क्या दीदी आप तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, हमको ये दिखा के कह रही जादू दिखाए। तो कहने लगे, अरे जरा सब्र करो ना भाई। मुझसे बोली कि भाभी आप मेरे पास बैठी हैं, पास नहीं बैठी, मेरे सामने बैठ जाइए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं उनके सामने बैठ गई और बस 1 मिनट से क्लिक हुई और हमारी तस्वीर सामने आ गई। लता जी ने मेरी तस्वीर खींची तो पद्मा एकदम चौंक गई। हाँ भाई, ये तो बात जादू की हो गई है। तो हुआ यूँ था कि एक पोलराइड कैमरा हुआ करता था ना, अब भी होता है, तो तब उस ज़माने में नहीं होता था और लता जी के पास था। लता जी ने फ़ोटो खींच करके बड़ा जादू दिखा दिया, हम लोगों को खुश हो गए। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब दो साहित्यकार एक घर में रहते हैं तो क्या दिनचर्या होती थी, क्या लेखन, व्यक्तिगत जीवन, लेखन बेटा कैसे हम साथ साथ होता था? पैदा हुए थे 11 जून को जी। और उस दिन गंगा दशहरा होता था। तो भारती जी ने एक क्या नियम बना रखा था कि जिस दिन अंग्रेज़ी की तारीख में हमारा बर्थडे पड़ता था, उस दिन हमको अच्छी सी साड़ी जेवर कुछ ला करके देते थे। अच्छा। और जिस दिन गंगा दशहरा पड़ता था उस दिन हमको एक कविता लिख के देते थे। क्या बात। तो कोई ऐसी कविताएं जो बहुत यादगार हो और आप आज भी पढ़ती हैं और याद करती हैं? है तो एक नहीं है, कई हैं बेटा। लेकिन एक तुम्हें सुनाती हूँ जो दूसरों को भी सुन के अच्छी लगती है और इसको जहाँ जहाँ सुनाया तो लोग ताली भी बजाते हैं। इस कविता का शीर्षक है चैत का एक दिन। सूरज में नहाए हुए नीले कमल सा ये चैत का नशीला दिन मैंने बिताया नहीं, केवल गुजार दिया। बेसुध तुम्हारे पास बैठे हुए रूखी तुम्हारी मुक्त वेणी को उंगली में बार बार प्यार से लिपटा कर अनबांधे छोड़ दिया। मिद्यारी आंखों से बार बार देखने की कोशिश की, देखा नहीं। बौर लदी नाजुक टहनी सी तुम्हारी देह का उसकी हल्की गरमाई को केवल महसूस किया, जाना नहीं। शाम हुई, केवल तुम्हारी रूप गंध में पगा मन टूट टूट रह अलसाने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, धीमे से तुम्हारे माथे पर झुके रूखे हठीले एक कुंतल को होठों से संवार दिया। वाह, यहाँ के वाह। सुनो, सच बतलाना, क्या तुमको कभी भी किसी ने भी इतना उजला कोमल पारदर्शी प्यार दिया? तो मैं इतनी शरारती कि सुनने के बाद उनको मैंने हंसते हुए बोला, किसी में इतनी हिम्मत थी कि मुझको प्यार दे सके? अरे बंधु, मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी की वो शय हूँ जिसको कोई मात नहीं दे सकता। वाह, बहुत प्यारी कविता। इस तरीके से कविताओं के बीच में जगह होता है। बहुत बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने तुमसे कहा था कि वो मुझे जब खास मौका होता था तो गिफ्ट में दिया करते थे कविता। पता नहीं कैसे उनको थोड़ा इनाम हो रहा था कि अब वो बचेंगे। ओके। और तब उन्होंने ये कविता मुझे दी थी, मुझे क्या मालूम। इसका शीर्षक है सफरनामा। मैंने घर छोड़ा, ओढ़ा देश निकाला, जाने किसकी तलाश में अलग जगाया। वीराने छाने जंगल जंगल भटका, पागलपन मुझ पर बीहड़ राहों का था।
इस पागलपन के जानने क्या थे माने। सब समझे मैं हूं नए गगन का पाखी, सब समझे मैं कुछ नया ढूंढ कर लाया। सच तो ये है मैं आज बता दूं सबको, सच तो ये है मैं आज बता दूं सबको, मैं पंख पसार उड़ा जितनी दूरी तक, वो सारा क्षितिज तुम्हारी बाहों का था। मैं पंख पसार उड़ा जितनी दूरी तक, वो सारा क्षितिज तुम्हारी बाहों का था। इन होठों से जितना जो कुछ रस पाया, उसको ही अपना गीत बनाकर गाया। इन होठों से जितना जो कुछ रस पाया, उसको ही अपना गीत बनाकर गाया। अब शाम उतर आई है, पथ धुंधलाया, धीरे धीरे उदास अंधियारा छाया। राहें पगडंडी सब होती जाती गुम, अब मेरे और करीब चलो तुम। जिस मन की मधुराई तन की उजराई, मुझको संभाल कर इस मुकाम तक लाई। वो कदम कदम करती उजियार चलेगी, ये यात्रा जन्म जन्म के पार चलेगी, ये यात्रा जन्म जन्म के पार चलेगी। बस इससे ज्यादा सुख शांति मुझे कहाँ मिल सकेगी कि ये पढ़ूं कि ये यात्रा जन्म जन्म के पार चलेगी, अगले जन्म में भी मुझको वैसे देंगे। ये कविता